का जो चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लास 12 की पॉलिटी बुक के लेक्चर्स मैं शुरू करने जा रही हूँ आज से, और क्लास 12 की बुक का ही यहाँ पे पहला चैप्टर है। सबसे पहले ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर आप देख सकते हैं कि एक लोग हैं, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक तरफ इंडिया का फ्लैग है और एक तरफ पाकिस्तान का फ्लैग है। चलिए इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। सो हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन कोलकाता 1947 में जो कम्युनल वायलेंस है उसको एंड करते हैं बाय जॉइंटली फ्लाइंग द फ्लैग्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम ट्रक्स पेट्रोलिंग द सिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि जॉइंटली दोनों कम्युनिटी के लोग आते हैं, जो वायलेंस है उसका एंड करते हैं और यहाँ पे फ्लाई करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के फ्लैग्स को। सो ये रेयर फोटोग्राफ है जो है फ्रीडम का, इसको कैप्चर इस फोटोग्राफ ने जो है क्या किया है, कैप्चर किया है। एंड जो ट्रेजेडी है पार्टीशन की इंडिया एंड पाकिस्तान में, अब यहाँ पे देखिए हमें फ्रीडम मिलता है लगभग 200 ईयर्स के बाद, तो बहुत बड़ा इसका क्या होता है, जॉय होता है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान जो डिवीज़न होता है, जो पार्टीशन होता है इंडिया का पाकिस्तान में, वो एक नाइटमेयर की तरह आता है। नाइटमेयर की तरह जब आता है तो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंजेस भी होते हैं। सो इस चैप्टर में हम वही देखेंगे कि जब फ्रीडम होता है, फ्रीडम के बाद कैसे जो बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं उनको हमारे पॉलिटिकल लीडर कैसे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो फ्यू चैप्टर्स ईयर्स होते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में, वहाँ पे बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। जैसे कि बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, जैसे नेशनल यूनिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सो हम यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है, स्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस को शुरू करते हैं। 3 चैलेंजेस को देखते हैं और ये चैलेंजेस होते हैं नेशन बिल्डिंग के। सो पहला जो चैलेंज होता है वो आता है जब पार्टीशन होता है। पार्टीशन के साथ साथ फ्रीडम भी आता है, जिससे कि वायलेंस होते हो, वायलेंस लार्ज स्केल पर होती है। दोनों ही कम्युनिटी के लोग मारे जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। एंड यहाँ पे बहुत सारे जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, जिससे जो सेक्युलर इंडिया का जो ड्रीम है, हमारे जो फोरफादर्स थे उन्होंने सेक्युलर इंडिया का जो ड्रीम देखा है, यहाँ पे बहुत बड़ा उसके लिए एक चैलेंज खड़ा हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन नीडेड अर्जेंट रिजोल्यूशन। अब क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो उनका जो इंटीग्रेशन है इंडिया के स्टेट्स के साथ, उसको भी उनको भी एक रिजोल्यूशन की नीड थी। फिर आता है जो इंटरनल बाउंड्रीज होती है कंट्री की, इनको भी हमें फ्रेश ड्रॉ करना था, ताकि जो लोग हैं एक स्टेट में रह के डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोल रही हैं उनके एस्पिरेशंस को भी मीट किया जाए, उनके एस्पिरेशंस को भी फुलफिल किया जाए। सो इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर वी शैल टर्न टू अदर काइंड्स ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंट्री इन दिस अर्ली फेज। हम देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हमारे जो देश है वो फेस करता है। चैप्टर नंबर 1, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। पहला जो चैप्टर है वो बता रहा है क्या क्या चैलेंजेस होते हैं नेशन बिल्डिंग के। सो challenges for the new nation state. At the hour of midnight on 14-15 August 1947, India attained independence. 15th अगस्त की मिडनाइट को हमें आज़ादी मिल जाती है। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री होते हैं जिनका नाम होता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू एक स्पेशल सेशन देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उसी रात, and that was famous, Tryst with Destiny. So speech that you are familiar with. So this was the moment Indian had been waiting. ये वही मोमेंट था जब हम
200 साल से आज़ाद भारत का सपना देख रहे थे। यू हैव रेड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक दैट बहुत सारे वॉइसेस जो है हमारे नेशनल मूवमेंट में उठी थी, बट हमारे जो है दो गोल्स थे, ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन। एक तो था वन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू रन करेंगे। ठीक है, पहला जो ये जो है प्रॉमिस होता है, ये गोल्स होते हैं जो हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो फोर फादर्स हैं, वो उन्होंने सोचा। एंड दूसरा जो होता है ड्रीम, वो होता है कि जो गवर्नमेंट है, जो गोल होता है एक्चुअली में नॉट अ ड्रीम, बट दूसरा गोल जो है वो होता है कि गवर्नमेंट will be run for the good of all, particularly the poor and the socially disadvantaged group। दूसरा गोल क्या होता है कि पहले तो डेमोक्रेसी को हमें प्रैक्टिस करनी है इंडिया में, एंड सेकंड होता है कि गवर्नमेंट को जो पुअर लोग हैं, सोशली डिसएडवांटेज जो ग्रुप हैं, उनके लिए कुछ वेलफेयर का काम करना है। नाउ दैट द कंट्री वॉज इंडिपेंडेंट, अब यहाँ पे टाइम आ चुका है रियलाइज़ करने के लिए जो हमने फ्रीडम को लेके प्रोमिस किए थे। सो दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी। अब ये इतना आसान नहीं था। इंडिया एक नेशन स्टेट की तरह बॉर्न होता है और जो सर्कमस्टांसेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, पेनफुल होती है। परहैप्स नो अदर कंट्री बाय देन वॉज बोर्न इन अ सिचुएशन मोर डिफ़िकल्ट देन दैट ऑफ इंडिया इन 1947। उस टाइम पे कोई भी कंट्री ऐसे बॉर्न नहीं हुई थी जिस तरह से भारत, हिंदुस्तान बॉर्न होता है। फ्रीडम आता है, बट ये आता है पार्टीशन के साथ। फ्रीडम के साथ साथ यहाँ पे देश का पार्टीशन भी हो जाता है। ईयर 1947 was a year of unprecedented violence and trauma of displacement। बहुत सारे लोग डिस्प्लेस होते हैं इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अलग, सो उनको वायलेंस भी झेलना पड़ा, उनको ट्रॉमा भी झेलना पड़ा। ये वही सिचुएशन थी। इंडिया स्टार्टेड ऑन इट्स जर्नी टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। इस सिचुएशन पे इंडिया एक ड्रीम देखता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है हमें अचीव करने हैं, या जो टर्मोइल होता है दैट accompanied independence did not make our leaders lose sight of the multiple challenges that face the new situations। अब देखिए ट्रोमा तो था, लेकिन फिर भी हमारे जो लीडर्स थे, फिर भी वो एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जिसमें जो डिफरेंट रिलीजन है उनको रेस्पेक्ट दे दी जाए, डिफरेंट जो लैंग्वेजेस है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, एंड जो जो वेलफेयर है, पुअर लोग जो थे, एंड जो डिसएडवांटेज सेक्शन जो था सोसाइटी का, बेसिकली उसको क्या किया जाए, उसको उसके वेलफेयर के लिए काम किया जाए। अब यहाँ पे आप एक तस्वीर देख रहे हैं, दिस पिक्चर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट 15 अगस्त 1947। तो ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पिक्चर होती है जब हमारा जो भारत देश है उसको आज़ादी मिलती है। रेड फोर्ट पे यहाँ पे खड़े हैं जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ पे ये बोल रही हैं, यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है। सो 15 अगस्त जुलाई 1947 की ये सैटरडे की पिक्चर है। इसमें यू कैन सी टाइटल क्या है, एंड ऑफ 200 ईयर ओल्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हिंदुस्तान टाइम इस न्यूज़ को कवर करता है। एंड अब यहाँ पे चैलेंजेस की बात करते हैं। देखिए चैलेंजेस क्या क्या है। ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया ने फेस किए तीन तरह के चैलेंजेस। पहला चैलेंजेस था जो इमीडिएट चैलेंज था, अपने नेशन को शेप करना, दैट वाज यूनाइटेड यट एकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। कि क्या था कि हमें इस तरह से अपने नेशन को शेप करना है जो यूनाइटेड रहे और डाइवर्सिटी को, जो हमारी सोसाइटी में उस टाइम पे डाइवर्सिटी थी उसको एकोमोडेट करी। डाइवर्सिटी कैसे थी, जैसे कि डिफरेंट रिलीजन्स थे, डिफरेंट रिलीजन के बेस पे
डाइवर्सिटी थी, लैंग्वेज के बेस पे डाइवर्सिटी थी। सो इंडिया एक लैंड था कॉन्टिनेंटल साइज का, डाइवर्सिटी का। इसके जो पीपल थे, इंडियन जो सिटीजन थे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलते थे, डिफरेंट कल्चर था उनका और डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते थे। एट दैट टाइम इट वाज वाइडली बिलीव्ड दैट कंट्री फुल ऑफ सच काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी कुड नॉट रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग। तो ये उस टाइम पे लोग सोचते थे कि एक देश जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो वो जुड़कर नहीं रह सकती लंबे टाइम तक। पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरीवन्स वर्स्ट फियर्स। सीरियस क्वेश्चंस थे इंडिया के फ्यूचर को लेके। क्या इंडिया सरवाइव करेगा एज ए यूनिफाइड कंट्री? Would it do so by emphasizing national unity at the cost of every other objective? ये क्वेश्चन थे। Would it mean rejecting all regional and sub-national identities? And there was an urgent question कि ये जो इंटीग्रेशन है टेरिटरी का, इंडिया का, इसको कैसे अचीव किया जाएगा। महात्मा गांधी 14 अगस्त 1947 को कोलकाता में बोलते हैं, टुमारो वी शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश डोमिनेशन, बट एट मिडनाइट इंडिया विल बी पार्टीशन्ड। टुमारो विल दस बी अ डे ऑफ रिजॉइसिंग एज वेल एज ऑफ मॉर्निंग। तो 15 अगस्त 1947 का दिन है वो एक रिजॉइस करने का भी दिन है और मौन करने का भी दिन है, क्योंकि भारत की किस्मत में अब यहाँ पे खुशी और गम दोनों एक साथ आए हैं। ये कभी भारत ने सोचा न था। दूसरा जो चैलेंज था, सेकंड जो इम्पोर्टेंट चैलेंज था, वो डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। सो आपने पढ़ा होगा चैप्टर जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, यू नो दैट दी कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं हर एक सिटीजन को, और इसने क्या किया है, जो राइट टू वोट है वो भी हर एक सिटीजन को दी है। इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। कौन सी, हमारा जो कौन सी गवर्नमेंट कौन से फॉर्म के, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ये जो फीचर्स है इंश्योर करते हैं कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में यहाँ पे होगा। नाउ चैलेंजेस नेशन बिल्डिंग चैप्टर है। अब यहाँ पे देखते हैं डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी। कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, वो नेसेसरी होता है बट सफिशिएंट नहीं होता डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में। चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस थे कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना, डेवलप करना। किसको? ये जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस थे उनको किसके हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या करना, अडॉप्ट करना। थर्ड चैलेंज was to ensure the development and well-being of the entire society and not only of some sections। पहला क्या, तीसरा बड़ा चैलेंज क्या था कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो पूरी सोसाइटी के डेवलपमेंट पे काम करना है। पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट मतलब पूरे भारत का डेवलपमेंट। सो हियर अगेन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी and special protection to socially disadvantaged group and religious and cultural community। मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप का एंड रिलीजन का, रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज़ का, जैसे कि माइनॉरिटीज़ हो गई, ठीक है, एट्सेट्रा। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ गोल्स के बारे में बताया गया है, बेसिकली जिनको वेलफेयर गोल्स बोलते हैं, जिनको
डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अचीव करना है, उनको क्या करना है, मैंडेटरी नहीं होते बट उनको अचीव करना होता है। सो रियल चैलेंज जो था अब ये था कि कैसे हमें अब इफ़ेक्टिवली पॉलिसीज़ को इवोल्व करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एंड किस तरह से जो पॉवर्टी है उसको किस तरह से इरेडिकेट करना है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने इतना एक्सप्लॉइट किया इंडियंस को। तो अब यहाँ पे जो पॉवर्टी आई है उस एक्सप्लोटेशन की वजह से उसको कैसे अब हमें इरेडिकेट करना है। सो इंडिया रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस। अब देखना कैसे है कि हमारे जो भारत है उसने ये जो चैलेंजेस उसके सामने आए हैं कैसे रिस्पॉन्ड किया, किस एक्सटेंट तक इंडिया इन चैलेंजेस को, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सक्सीड हुआ है। एंटायर बुक एक अटेम्प्ट है इन क्वेश्चंस को, यहाँ पे इन क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड आपको मिलेगा, आंसर मिलेगा इन क्वेश्चंस का। सो बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, so as to equip you to develop your own answer to big questions like these. In the first three chapters, we look at how the three challenges mentioned above were faced in the early year after independence. इन दिस चैप्टर हम फोकस करेंगे फर्स्ट चैलेंज जो है नेशन बिल्डिंग का, दैट ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द ईयर इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो वी बिगिन by looking at the events that form the context of independence. So this can help us understand why the issue of national unity and security became our primary challenge at the time of independence. फिर हम देखेंगे कैसे इंडिया चूज़ करता है इट्स अपने आप को एक नेशन की तरह शेप करने में, यूनाइटेड बाय अ शेयर्ड हिस्ट्री एंड कॉमन डेस्टिनी। हिस्ट्री शेयर्ड होती है बट सबकी डेस्टिनी एक ही है। ये जो डेस्टिनी है इसको, जो एस्पिरेशंस है, लोगों के जो एस्पिरेशन है बेसिकली डिफरेंट रीजन्स के अक्रॉस जो रहते हैं उनको रिफ्लेक्ट करना है। एंड यहाँ पे जो डिस्पैरिटीज़ वो फेस कर रहे हैं, बहुत सारी रीजन्स में डिस्पैरिटीज़ थी, बहुत सारे जो डिफरेंट जो सेक्शंस थे पीपल के वो डिस्पैरिटी को फेस कर रही थी, वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी उस टाइम पे। सो इसको भी रिफ्लेक्ट यहाँ पे करना था। सो इन द नेक्स्ट टू चैप्टर्स वी शैल टर्न टू द चैलेंज ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी एंड अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इक्वालिटी एंड जस्टिस। कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव किया इंडिया ने इक्वालिटी एंड जस्टिस के साथ। सो ये जो तीन स्टैम्प है, पहला स्टैम्प है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इनॉग्रेशन जनवरी 26, 1950, inauguration January 26, 1950. These three stamps were issued in 1950 to mark the first Republic Day on 26 January 1950. What do the images on these stamps tell you about the challenges to the new republic? If you were asked to design these stamps in 1950, which image would you have chosen? तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, पहला जो स्टैम्प का पिक्चर है एक ये इंडिकेट कर रहा है आत्मनिर्भर स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत, राइट। दूसरा जो है वो एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा है, राइट। एंड थर्ड जो बता रहा है हमें डाइवर्सिटी पे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ओके। अब यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की क्लिप है। सो डॉन ऑफ फ्रीडम, फैज़ अहमद फैज़ की ये एक पोयम है जो कि उन्होंने लिखी है। फिर एक और न्यूज़पेपर की क्लिप है, बर्थ ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम, ये अमृता प्रीतम ने यहाँ पे एक इस पे पोइट्री की है, ओके।
अब हम देखेंगे पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। 14 अगस्त 1947 को नो वन बट टू नेशन स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। कौन कौन से नेशन स्टेट एग्जिस्टेंस में आते हैं? पहला आता है इंडिया, फिर आता है पाकिस्तान। ये रिजल्ट होता है पार्टीशन का। पार्टीशन में क्या होता है? डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन इंडिया पाकिस्तान में हो जाता है। ड्राइंग जो होती है बॉर्डर की, जो कि डिमार्केट करती है टेरिटरी को ऑफ ईच कंट्री, मार्क द कल्मिनेशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट यू हैव रेड अबाउट इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। सो टू नेशन थ्योरी के हिसाब से एडवांस बाय द मुस्लिम लीग, इंडिया कंसिस्ट कर रही है ऑफ नॉट वन बट टू पीपल। वो जो टू पीपल है वो कौन कौन से हैं? हिंदूज हैं एंड मुस्लिम्स हैं। दैट इज़ वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। और ये डिमांड कौन करता है? मुस्लिम लीग करती है। कांग्रेस इसको अपोज करती है, इस थ्योरी को अपोज करती है कि भाई आप पाकिस्तान को की डिमांड मत करो। बट बहुत सारे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं 1940s में, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स होता है कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में, और फिर ये जो ब्रिटिश का रोल होता है जिसकी वजह से ब्रिटिश डिसाइड करते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। खुद तो चले गए और देश में आग लगा के चले गए। प्रोसेस क्या क्या हुई पार्टीशन की, इसको देखते हैं। सो दस इट वॉज डिसाइडेड दैट what was till then known as India, it would be divided into two countries, India and Pakistan. Such a division was not only very painful, बहुत पेनफुल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको डिसाइड करना कि भाई इंडिया अब टूट जाएगा दो कंट्रीज़ में, और फिर इसको इम्प्लीमेंट करना। सो इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज़। कैसे पार्टीशन कैसे होगा? एक प्रिंसिपल फॉलो करना है रिलीजियस मेजॉरिटीज़ का। इसका बेसिकली मतलब होता है कि वो एरिया जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। रेस्ट वॉज टू स्टे विद इंडिया, और बाकी जो है वो कहाँ पे रुकेंगे? इंडिया के साथ। अब यहाँ पे ये जो आइडिया है ये बहुत ही सिंपल देखने में लग रहा होगा, बट इसने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को प्रेजेंट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ की ब्रिटिश इंडिया में। दो एरियाज़ थे कॉन्सेंट्रेशन की, पहला था वेस्ट में और सेकेंड था ईस्ट में। सो देयर वॉज नो वे दैट ये जो दो पार्ट्स है इनको जॉइन किया जाए। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट एक नई कंट्री जिसका नाम पाकिस्तान होगा, ये इन दो टेरिटरीज़ को कंप्राइज करेगी। वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाय ए लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटीज एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। बहुत सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर province and known as Frontier Gandhi, was staunchly opposed to the two nation theory. इसको अपोज करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। इवेंचुअली हिज वॉइस वॉज सिंपली इग्नोर कर दिया जाता है वॉइस का, एंड NWFP वॉज मेड टू मर्ज विथ पाकिस्तान। थर्ड जो प्रॉब्लम आती है वो होती है दैट the two of the Muslim majority provinces of British India, पंजाब एंड बंगाल, यहाँ पे भी मुस्लिम थे, मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। यहाँ पे हैड अ वेरी लार्ज एरियाज जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी मेजॉरिटी में थे। इवेंचुअली इट वॉज डिसाइडेड दैट दीज टू प्रोविंसेस would be bifurcated according to the religious majority at the district or even lower level। bifurcate कर देंगे। सो ये जो डिसीज़न है could not be made by the midnight of 15 अगस्त। इसको नहीं बना पाते हैं इतनी जल्दबाजी में।
इट मेंट दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, उनको पता ही नहीं था इंडिपेंडेंस डे पे कि क्या वो इंडिया का पार्ट है या वो पाकिस्तान का पार्ट है। सो पार्टीशन जो होता है इन दो प्रोविंसेस का, इससे डीपेस्ट ट्रॉमा होता है पार्टीशन का। दिस वॉज रिलेटेड टू द फोर्थ एंड द मोस्ट intractable of all the problems of partition. So this was the problem of minorities on both sides of the border. बहुत सारे हिंदूज होते हैं, सिख्स होते हैं उन एरियाज में that were now in Pakistan, and an equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal, and to some extent Delhi and surrounding areas found themselves trapped. अब उनको लग रहा था कि भैया हम तो फंस गए हैं. So they were to discover that they were undesirable aliens in their own home, in the land where they and their ancestors had lived for centuries. अब उनको लग रहा था कि भाई हम तो यहाँ पे एलियन हैं. So as soon as it became clear that country was going to be partitioned, violence started at an unprecedented level against communities who were lesser in the number in their respective areas. अब वायलेंस माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट कौन करता है? मेजोरिटी करती है माइनॉरिटी के अगेंस्ट. नो वन हैड क्वाइट एंटिसिपेटेड द स्केल ऑफ दिस प्रॉब्लम. किसी ने सोचा ही नहीं था कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है. इनिशियली पीपल एंड पॉलिटिकल लीडर्स ये होप कर रहे थे कि ये जो वायलेंस है ये टेम्पररी है. अब उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी बढ़ जाएगी ये वायलेंस, बट वो सोच रहे थे कि वायलेंस जो है इसको जल्दी ही कंट्रोल कर लिया जाएगा. बट वेरी सून वायलेंस बहुत आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, एंड सच कम्युनिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर वर ऑफन कंपेल्ड टू लीव देयर होम्स एट अ फ्यू आवर्स नोटिस. और फिर क्या होता है कि नोटिस उनको दिया जाता है और उनको छोड़ना पड़ता है अपने घरों को. कंसीक्वेंसेस देखे हैं पार्टीशन के. जो साल होता है 1947 का, इट वाज द ईयर ऑफ द लार्जेस्ट मोस्ट अब्रप्ट अनप्लैन्ड ट्रेजिक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज़ नोन. इस तरह का जो ट्रांसफ़र होता है पॉपुलेशन का ह्यूमन की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था. किलिंग्स होती है, एट्रोसिटीज़ होती हैं दोनों साइड्स पे बॉर्डर की. इन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी ruthlessly killed and maimed people of the other community. रिलीजन के नाम पे मारकाट होती है. सिटीज़ जैसे कि लाहौर की अगर हम बात करें, लाहौर, अमृतसर, कोलकाता became divided into communal zones. मुस्लिम्स अवॉइड कर रहे थे उन एरिया में जाने के लिए जहाँ पे मेनली हिंदू या सिख रहते थे. सिमिलरली हिंदूज़ जो है वो उन एरिया में नहीं जा रहे थे जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है. सो फोर्स टू अबेंडन देयर होम्स एंड मूव अक्रॉस बॉर्डर्स. पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग. Minorities on both sides of the border fled their home and often secured temporary shelters in refugee camp. Minorities होती हैं रिफ्यूजी कैंप में स्टे करती है, अपने आप को हेल्प. दे ऑफन फाउंड अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस. अब इतनी लार्ज स्केल पे ये जो वायलेंस हो रही थी तो पुलिस के लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कंट्रोल करना. तो ये जो लोग होते हैं माइनॉरिटीज़ जो होती हैं ये ट्रैवल करते हैं दूसरी साइड पे बॉर्डर के बाय ऑल सॉर्ट ऑफ मीन्स. जो भी रास्ता था, जो भी मीन थे वो जाते हैं. ऑफन ये जाते हैं बाय फूट. इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी इन पर अटैक किए जाते हैं, इनको मारा जाता है, इनके साथ रेप होता है. हज़ारों जो विमेन होती हैं वर एबडक्टेड. दे वर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ द एबडक्टर एंड वर फोर्स्ड इनटू मैरिजेस. सो बहुत सारी जो औरतें हैं उनको मारा जाता है, उनको रिलीजन चेंज करने के लिए फोर्स किया जाता है. सो इन मैनी केसेस women were killed by their own family members to preserve the family honor.
बहुत सारे केसेस में क्या होता है, औरतों को उनके जो फैमिली मेंबर हैं वही मार देते हैं ताकि जो फैमिली ओनर है उसको प्रिजर्व किया जाए। सो मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं जो सेपरेट हो जाते हैं अपने माता पिता से। दोज हु डिड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट उनके उनके कोई घर ही नहीं होता है। बहुत सारे लाखों रिफ्यूजीज होती हैं। द कंट्रीज फ्रीडम मेंट लाइफ इन रिफ्यूजी कैंप। अब यहाँ पे देखिए कंट्री का जो फ्रीडम है वो उनकी कैसी ज़िंदगी लेके आता है कि उनको रिफ्यूजी कैंप में अपनी लाइफ जीनी पड़ रही है, और वो रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं महीनों तक और लगभग सालों तक। राइटर्स, पोइट्स एंड फिल्म मेकर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान, उन्होंने जो रुथलेसनेस है, किलिंग की, सफरिंग की, डिस्प्लेसमेंट की, उसको कैप्चर किया जाता है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है, एंड उस पर बहुत सारे नॉवेल्स लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी जाती है, पोम लिखी जाती है, फिल्म बनती है। वाइल रिकाउंटिंग द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन दे हैव ऑफन यूज्ड द फ्रेज दैट सर्वाइवल देमसेल्व्स यूज टू डिस्क्राइब पार्टीशन एज अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि ये बंटवारा हो रहा था दिलों का। देखिए कितना मीनिंगफुल वर्ड है कि बंटवारा किसका हो रहा था, दिलों का बंटवारा यहाँ पे हो रहा था। एक यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। ये दिस इज़ अ ट्रेन फुल ऑफ रेफ्यूजीज 1947 में, और ये लोग इंडिया से कहाँ पे जा रहे हैं, पाकिस्तान पे। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में, कितने बड़े जो है नंबर में लोग जा रहे हैं। सो एक पिक्चर है, गांधी इन नावखली नव इन बांग्लादेश इन 1947, महात्मा गांधी की पिक्चर है नावखली में। नाउ चैलेंजेस नेशन बिल्डिंग के, ओके। एंड उसके बाद फिर क्या होता है, पार्टीशन मेयरली एक डिवीज़न नहीं था प्रॉपर्टीज़ का, लाइबिलिटीज़ का, एसेट्स का, बल्कि ये एक डिवीज़न था, एक पॉलिटिकल डिवीज़न भी था कंट्री का, एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस का भी। वट ऑल्सो गुड डिवाइडेड वर फाइनेंशियल जो एसेट्स थे वो डिवाइड हो जाते हैं। थिंग्स जैसे कि टेबल, चेयर्स, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स एंड ऑल्सो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वो भी डिवाइड हो जाते हैं ऑफ द पुलिस बैंड। सो employees of the government and the railways were also divided. Above all, it was a violent separation of communities. Violent separation होता है communities का, जो कभी एक साथ नेबर की तरह रहे हैं, जिन्होंने एक साथ आज़ाद भारत का सपना देखा था। यहाँ पे उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह से भारत दो टुकड़ों में बट जाएगा। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट पार्टीशन फोर्स्ड अबाउट 80 लाख पीपल माइग्रेट होते हैं अक्रॉस द न्यू बॉर्डर। बिटवीन 5 to 10 lakh पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। 80 लाख जाते हैं और भारी संख्या में लोगों की मर्डर्स भी होते हैं। So beyond the administrative concern and financial strains, however, partition पोज करता है दूसरे डीपर इश्यूज, जैसे कि जो लीडर्स है इंडियन नेशनल स्ट्रगल के, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि हमें इस तरह से भारत का पार्टीशन होगा, इस तरह से जो टू नेशन थ्योरी है वो बनेगी। एंड येट पार्टीशन ऑन रिलीजियस बेसिस हैड टेकन प्लेस। डिड दैट मेक इंडिया हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली? तो यहाँ पे जैसे पार्टीशन होता है रिलीजन के बेसिस पे, तो इससे सवाल आता है कि क्या ये हिंदू नेशन है ऑटोमेटिकली? अभी बहुत सारी डिमांड उठ रही हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। सो अब हम देखते हैं कि क्या इसका मतलब ये था कि भारत ऑटोमेटिकली अब हिंदू राष्ट्र बन चुका है, क्योंकि मुसलमानों को तो पाकिस्तान मिल चुका है। चलिए देखते हैं। इवन आफ्टर लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो 1951 में 10 से 12% थी। सो हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम सिटीजन्स एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़? अब
क्योंकि मुसलमानों को तो पाकिस्तान मिल गया। अब यहाँ पे कैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को ट्रीट करेगी देखना ये है। जैसे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड ज्यूज। पार्टीशन हैड ऑलरेडी क्रिएटेड सीवियर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। So there were competing political interests behind these conflicts. The Muslim League was formed to protect the interests of the Muslims in colonial India. So Muslim League का जन्म होता है colonial इंडिया में। और इनको क्या करना था, इनको करना था भाई इन मुस्लिम जो है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। It was in the forefront of the demand for a separate Muslim nation. Similarly, कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे थे हिंदूज़ को इन ऑर्डर टू टर्न इंडिया इनटू अ हिंदू नेशन, कि इंडिया को हिंदू नेशन बनाना है। बट मोस्ट लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट बिलीव दैट इंडिया को ट्रीट करना है इसके लोगों को, सारे जो रिलीजन्स के लोग हैं उनको इक्वली, एंड दैट इंडिया एक कंट्री होगी दैट गिव सुपीरियर स्टेटस टू एडरेंट्स ऑफ वन फेथ एंड इन्फीरियर टू दोज हु प्रैक्टिस अनदर रिलीजन। मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं बनेगी, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बनेगी। इंडिया कभी भी एडरेंट स्टेटस नहीं देगा एक फेथ को एंड इन्फीरियर टू दोज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं दूसरे रिलीजन को। इंडिया के जितने भी सिटीज़न हैं उनका कुछ भी रिलीजन है वो इक्वल है। बीइंग रिलीजियस और अ बिलीवर वुड नॉट बी अ टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप। आप कितने रिलीजियस हैं, आप कितने बिलीवर हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन की, ये आपका टेस्ट नहीं होगा सिटीजनशिप के लिए। दे चेरिश देयरफॉर द आइडिया ऑफ अ सेक्युलर नेशन। दिस आइडियल वॉज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो आइडिया जो था, ये जो आइडियल्स थे हमारे फोर फादर्स के, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है। So you can see that news of Gandhi's assassination drew a crowd in कोलकाता। यहाँ पे कोलकाता में गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है तो कितनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। फिर एक यहाँ पे न्यूज़ की क्लिप है जो कि February 4, 1947 की है। चीफ कमिश्नर ऑफिस न्यू दिल्ली। ओके अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के सेक्रीफाइस को। देखिए 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी पार्टिसिपेट नहीं करते इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस। वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते। कोलकाता में होते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे बहुत सारी ग्रूसम राइट्स हो रही थी हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के बीच में। तो ये जो कम्युनल वायलेंस होती हैं गांधी जी को बहुत दुख पहुंचाती है एंड गांधी जी बहुत डिसहार्टेंड फील करते हैं कि जो प्रिंसिपल होते हैं अहिंसा के, दैट इज़ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, एक्टिव बट नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस दैट ही हैड लिव्ड एंड वर्कड फॉर, अब ये फेल हो चुका है। जो भारत के लोग हैं उनको ही बाइंड करने के लिए डिफ़िकल्ट टाइम्स है। सो गांधी जी वेंट ऑन टू परसुएट द हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स कि आप ये जो वायलेंस है इसको छोड़ दो। इनकी जो प्रेजेंस होती है कोलकाता में उसने सिचुएशन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी किया। एंड जो इंडिपेंडेंस जो कमिंग था इंडिपेंडेंस की, इट वाज सेलिब्रेटेड इन अ स्पिरिट ऑफ कम्युनल हार्मनी। डांसिंग होती है स्ट्रीट्स में, मज़े से जो है सेलिब्रेशंस होता है। गांधी जीज प्रेयर मीटिंग्स attracted large crowds, but this was short-lived as riots between Hindus and Muslims erupted once again, and Gandhiji had to resort to a fast to bring peace. अब इतना ज़्यादा भयंकर झगड़ा उठ जाता है हिंदूज मुस्लिम्स के बीच में कि गांधी जी को फास्ट रखना पड़ता है। नेक्स्ट मंथ क्या होता है, गांधी जी आते हैं दिल्ली में, यहाँ पे भी वायलेंस होती है। सो डीपली गांधी जी को कंसर्न होता है
कि ensuring that Muslim should be allowed to stay in India, कि उनको भी उसी डिग्निटी के साथ और इक्वल सिटीजनशिप उनको मिलनी चाहिए. He was also concerned about the relations between India and Pakistan. अनहैप्पी थे जो भी उन्होंने देखा इंडिया का जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन था नॉट टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट टू पाकिस्तान. सो विद ऑल दिस इन माइंड वो जो है एक फास्ट लेते हैं. वो टर्न आउट टू बी हिज लास्ट फास्ट इन जनवरी 1948 कोलकाता में. हिज फास्ट हैड अ ड्रामेटिक इफेक्ट इन दिल्ली. कम्युनल टेंशंस वायलेंस रिड्यूस हो जाती है. मुस्लिम्स जो होते हैं दिल्ली के और जो सराउंडिंग एरियाज़ के, अब वो सेफली अपने घर चले जाते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अग्री टू गिव पाकिस्तान इट्स ड्यूज़. जो भी ड्यूज़ थे वो भारत सरकार वो वापस कर देती है पाकिस्तान को. गांधी जीज एक्शंस वर हावेवर नोट लाइक बाय ऑल. एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं दोनों कम्युनिटीज़ में उनको ब्लेम करते हैं कंडीशंस के लिए. Despite this, he continued to meet everyone during his prayer meetings. Finally, 30 जनवरी 1948 को एक इस तरह का जो एक्सट्रीमिस्ट होता है जिसका नाम होता है नाथुराम विनायक गोडसे जाता है, जो इवनिंग प्रेयर होती है दिल्ली में, एंड वो गांधी जी पे बंदूक गोली चला देता है. इंस्टेंटली उनकी मौत हो जाती है. दस एंडेड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर ट्रुथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड टॉलरेंस. यहाँ पे एक जो कहानी है उसका अंत हो जाता है. सो ये हमने यहाँ तक टॉपिक पढ़ा है. उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. थैंक यू सो मच.